नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं सबसे सशक्त राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। मैं खुद को ऐसी हालत में नहीं देख सकता जहां मुझे अपनी चापरासी की नियुक्ति के लिए एलजी से पूछना पड़े। मैं एलजी के वेटिंग रूम के बाहर बैठकर उनसे ये नहीं कहूंगा कि सर प्लीज फाइल पर साइन कर दीजिए। ये अल्फाज हैं साहब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के। वैसे जब वो ये बात बोल रहे थे तब वो सीएम नहीं थे। दरअसल जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपको एक यूनियन टेरिटरी का सीएम बनने में क्या दिक्कत है, जिसके जवाब में उमर ने चुनाव न लड़ने की बात कही थी। हालांकि बाद में उमर ने 2 सीटों पर दावेदारी की और जीत भी दर्ज की। 42 सीट जीतकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ तो ले ली, पर अभी तक जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी ही है और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी एलजी और एक्स बीजेपी नेता मनोज सिन्हा के पास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है साहब कि सरकार बनाने के बाद सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कि स्टेटहुड दिलाना है। ऐसे में अब सवाल आता है कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पूर्ण राज्य का दर्जा हटने से जम्मू कश्मीर के किन अधिकारों में कटौती हुई है और अब वापस राज्य का दर्जा उसे कैसे मिलेगा, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझना होगा कि यार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की मांग का पूरा मामला क्या है। अब इस मामले के मेन कैरेक्टर हैं साहब उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला 2009 से 2014 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। तब जम्मू कश्मीर न सिर्फ एक पूर्ण राज्य था बल्कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A के लागू होने के चलते उसे कई स्पेशल स्टेटस भी मिले हुए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की मिलीजुली सरकार बनती है। 19 जून 2018 को यह सरकार गिरी और राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू करा दिया गया। इसके बाद अब आती है एक ऐसी तारीख जो इतिहास बनाने आई थी, यानी 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को खत्म कर दिया और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। ये यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे कश्मीर के लोकल पॉलिटिकल विंग्स और कांग्रेस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के अलावा आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, पाकिस्तान के साथ बातचीत और जेल में बंद कैदियों की रिहाई जैसे कई वादे किए गए थे। 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने भी जम्मू में कहा था, देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य से अधिकार छीना गया है और उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। बीजेपी और आरएसएस कुछ भी कह लें, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। आपको गारंटी दे रहा हूं, या तो ये राज्य का दर्जा देंगे, नहीं तो हमारी आने वाली सरकार का पहला काम आपको स्टेटहुड देना होगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार अपने वादों को सीरियस लेकर उन्हें पूरा कर पाएगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2024 के विधानसभा चुनावों में मिलकर लड़ने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत तो मिल गया, पर यह राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। और इसी से अगला सवाल आता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद राज्य के दर्जे को लेकर उमर अब्दुल्ला का रुख क्या होगा। अब यहाँ पर 1-2 चीज आपको बताता हूँ। पहली, उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के नतीजे आने के फौरन बाद मीडिया से कहा था, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रियों ने राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। कहा गया था कि यहाँ 3 कदम उठाए जाएंगे, परिसीमन, चुनाव और फिर राज्य का दर्जा। परिसीमन और चुनाव हो चुके हैं, अब केवल राज्य का दर्जा बचा है जिसे बहाल किया जाना चाहिए। वहीं उमर के पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष यानी फारूक अब्दुल्ला जी भी कह रहे हैं कि नई सरकार का सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना होगा। इधर 11 अक्टूबर 2024 को उमर ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और उसके बाद 13 अक्टूबर को आए केंद्र सरकार के एक आदेश के जरिए जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल भी हट गया है। उमर अब्दुल्ला सीएम की शपथ भी ले चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। लेकिन
ये कब होगा ये अभी तक नहीं पता है किसी को भी। पर सवाल आता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? क्या पूर्ण राज्य का दर्जा हटने से जम्मू कश्मीर सरकार की ताकत कम हुई है? तो इसका जवाब है हाँ, पर ये इतना सिंपल नहीं है। जम्मू कश्मीर की ताकत कम तो हुई है और इसे बड़े तरीके से किया गया है। मोटे मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में ये काम जम्मू कश्मीर के साथ किया गया। दरअसल 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 और 35A के चलते स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पावर्स मिली हुई थी। मसलन राज्य का अपना संविधान था। सेंटर का जिस तरह का कंट्रोल देश के बाकी राज्यों पर था वैसा जम्मू कश्मीर पर नहीं था। और जैसे ही सेंटर ने ये दोनों आर्टिकल खत्म किए वैसे ही कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी खत्म हो गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पर 2019 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू करके इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके चलते जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी इंडिया के किसी पूर्ण राज्य जितनी भी नहीं रही। 12 जुलाई 2024 को होम मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के सेक्शन 55 के तहत कुछ नियमों में बदलाव किए। इसमें कुछ नए सेक्शन और ऐड करके उन्हें एलजी का रोल ही पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया। अब इसे आसान शब्दों में कहूं तो एलजी यानी उप राज्यपाल की ताकतें बढ़ा दी गई। इससे जम्मू कश्मीर के मामलों पर उप राज्यपाल का कंट्रोल अब और बढ़ गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 के मुताबिक किसी यूनियन टेरिटरी का प्रशासन सीधे प्रेसिडेंट के पास होता है। इसके लिए प्रेसिडेंट हर यूनियन टेरिटरी में एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है। इंडिया की यूनियन टेरिटरी दमन दीव और दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख में गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। वहीं दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करते हैं। एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर जम्मू कश्मीर में पुलिस, कानून व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी जैसे राज्य के अहम मामलों में एलजी मनोज सिन्हा का डायरेक्ट कंट्रोल होगा। माने वही उमर की बात आप बिल्कुल सही कह सकते हैं। अब अगर एक्चुअल पावर्स की बात की जाए तो मोटे मोटे तौर पर 4 तरीके की पावर्स को यूनियन टेरिटरी बनते ही काट दिया गया था। लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल, सरकार राज्य सूची के सब्जेक्ट से जुड़े मामलों में कानून बना सकती है, लेकिन पुलिस और कानून व्यवस्था पर उसका अधिकार कतई नहीं होगा। नए कानून बनाने की ऑटोनॉमी, अभी के ये अब्दुल्ला सरकार को कोई भी बिल विधानसभा में पेश करने या कोई कानून बनाने के लिए एलजी की मंजूरी लेना जरूरी है। सरकार एलजी के किसी भी काम या फैसले की वैधता पर भी सवाल नहीं उठा सकती। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये चीज सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनने वाला है। सरकार की नीतियों पर खर्च। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के सेक्शन 36 के तहत जम्मू कश्मीर सरकार को कोई फाइनेंशियल बिल या अमेंडमेंट पेश करने से पहले एलजी की सिफारिश लेना जरूरी है। बिना एलजी की सिफारिश के सरकार किसी भी योजना पर पैसा नहीं खर्च कर सकती। सरकारी अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग की ताकत राज्य पुनर्गठन अधिनियम के सेक्शन 53 के तहत एलजी, एंटी करप्शन ब्यूरो और ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर एलजी को विवेकाधिकार है। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही सरकारी अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जा सकती है। अब ये तो आइडिया लग गया साहब कि क्या क्या पावर्स कम हुई हैं और क्यों एक कंप्लीट स्टेटहुड क्यों चाहिए। पर अब सवाल आता है कि उमर अब्दुल्ला की ये नई सरकार जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए क्या कदम उठा सकती है। अब देखिए, एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जम्मू कश्मीर में नई सरकार के मंत्रियों की शपथ होने के बाद सबसे पहले विधानसभा में सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को रिस्टोर कराने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे एलजी के जरिए से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बाकी उसके आगे का फैसला केंद्र सरकार को करना है। अब स्टेटहुड के लिए केंद्र सरकार ही जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट यानी बदलाव का प्रोसेस शुरू कर सकती है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में रीऑर्गेनाइज किया गया था। इसलिए स्टेटहुड के लिए संसद में एक कानून पारित कर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट करना होगा। ये अमेंडमेंट संविधान की धारा 3 और 4 के तहत होंगे। राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नए कानूनी बदलावों का पास करना जरूरी होगा। यानी संसद से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलनी जरूरी होगी। मंजूरी के बाद इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद जिस दिन प्रेसिडेंट इस कानूनी बदलाव की एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, बस उसी तारीख से साहब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। यानी जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड वापस आ जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस में सेंटर गवर्नमेंट का रोल बेहद अहम हो जाता है और अभी सेंटर में ही मोदी सरकार ने भी बोला था कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस आएगा। पर क्या इलेक्शन हारने और सरकार नहीं बनने के बाद अब मोदी सरकार का क्या रुख हो सकता है?
देखिए, अब आर्टिकल 370 के हटने और स्टेट हुड खत्म करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में फैसला सुनाया था। सुनवाई के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट में जल्द चुनाव कराने के साथ फिर से स्टेट हुड वापस देने का करने का भरोसा किया था। जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि दर्जा बहाल करने की मांग पर केंद्र सरकार सही वक्त पर प्रतिक्रिया देगी। इससे पहले 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में कहा था, मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद सही समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देंगे। हमने ये संसद में कहा है, जो चीज हमने दी है उसको ये मांग रहे हैं। अब इन बयानों से जो चीज समझ में आती है वो ये है कि सरकार इस पर अभी जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहती, बल्कि अभी वो इस पर स्टेप बाय स्टेप आराम से बढ़ सकती है। अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट हुड की तरफ बढ़ने के पहले स्टेप के तौर पर कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी अब्दुल्ला सरकार को थोड़ी और पावर्स देकर और एलजी की पावर को थोड़ा कम कर सकते हैं। असल में यहाँ पर जम्मू कश्मीर को कंप्लीट स्टेट हुड के लिए हर पार्टी अपना इंटरेस्ट दिखाती है, लेकिन सवाल यही है कि वो सही वक्त जिसकी बात करते हैं वो कब आएगा। खैर, जब भी वक्त और स्टेट हुड आएगा तो जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदलेगा। मोटे मोटे तौर पर स्टेट हुड वापस मिलने से 6 बड़े पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव होंगे। सबसे पहले तो राज्य की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था और कॉन्करेंट लिस्ट के मामलों में कानून बनाने की पावर मिलेगी। इसके साथ ही अगर सरकार कोई फाइनेंशियल बिल पेश करती है तो इसके लिए उसे एलजी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा कंट्रोल हो जाएगा, यानी राज्य में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग राज्य की सरकार के हिसाब से होगी, उस पर एलजी का कंट्रोल नहीं रहेगा। आर्टिकल 286, 287, 288 और 304 में बदलाव से ट्रेड, टैक्स और कॉमर्स के मामले में राज्य सरकार को सभी अधिकार हासिल हो जाएंगे। यूनियन टेरिटरी में विधायकों की संख्या के 10% मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्य का दर्जा बहाल होने से मंत्रियों की संख्या का ये बंधन भी खत्म हो जाएगा और विधायकों की संख्या के 15% तक विधायक मंत्री बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा जेल के कैदियों की रिहाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी चुनावी वादे पूरे करने वाली योजनाओं को पूरा करने में राज्य सरकार को केंद्र से ज्यादा अधिकार हासिल होंगे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी कहते हैं कि राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी जम्मू कश्मीर की सरकार एक हद तक सेंटर पर ही डिपेंड रहेगी। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद की दिक्कतें रही हैं। केंद्र का गृह मंत्रालय ऐसे मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर के कुछ सब्जेक्ट को स्टेट हुड में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी के मामले हैं। अब आखिर में एक सवाल और आता है कि क्या उमर अब्दुल्ला स्टेट हुड के अलावा आर्टिकल 370 और 35A को दोबारा लागू करवाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजे आने के बाद आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला का रुख बहुत नरम है। अभी उनका निशाना जम्मू कश्मीर का स्टेट हुड है। हालांकि वो ये भी जोड़ते हैं कि वो आर्टिकल 370 और 35A के मुद्दे को भूले नहीं हैं। पर दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला केंद्र से अच्छे रिश्तों के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार चलाना चाहते हैं। वो जानते हैं साहब कि राज्य के दर्जे की बहाली का रास्ता केंद्र सरकार की मंजूरी से ही निकलेगा। सरकार चलाने और उसके खर्चे के लिए उन्हें केंद्र सरकार की जरूरत भी है। इसलिए फिलहाल आर्टिकल 370 और 35A का मुद्दा ठंडे बस्ते में ही रहेगा। इधर अमित शाह सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री भी साफ कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल नहीं किया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी चुनाव हारने के बाद भी जम्मू कश्मीर में स्टेट हुड वापस लाएगी या फिर उसे गोल मटोल बातों के जरिए घुमा देगी? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।